We often hear about major police operations only after they're over. But what does it actually take to crack a case? What happens behind the scenes before an arrest is made? Hello, I'm Bhakti Kothari, and today on Indian Masterminds, we're speaking with IPS Sumit Ramteke, a 2022 batch officer of the Uttar Pradesh cadre, about the investigations that made the headlines and the lessons they've taught him along the way. So let's begin. A very hearty welcome to our channel, sir. So, sir, coming from Maharashtra and now serving in Uttar Pradesh, आप दो इतने different states where you've been born and brought up in one state, and now you're serving in another state, जो कि आपस में बहुत different है. So, what were the biggest cultural and professional adjustments that you had to make after shifting from Maharashtra to UP? एक्चुअली आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी। 2011 से 15 तक मैं वाराणसी में रहा, कुछ टाइम प्रयागराज में भी रहा। तो एक कल्चर जो यूपी का है, यूपी के लोग कैसे हैं, यूपी का कल्चर कैसे है, फूड हैबिट्स कैसे, ये सारा चीज़ें मैं पहले ही थोड़ा बहुत एक्विंट हो गया था इनसे। तो इतना बड़ा कल्चरल शॉक मेरे लिए नहीं था। मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस फील नहीं हुआ जब मैं महाराष्ट्र से यहाँ आया। बस एक जो चीज़ें हमने पहले सुनी थी कि यूपी में पुलिस जो है उनका वर्क बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ होता है। Mm-hmm. बट बात ये होती है ना कि जब तक आप सर्विस में नहीं आते तब तक आप पुलिस को कंपेयर नहीं कर सकते अलग अलग जगह की। तो महाराष्ट्र पुलिस में भी ऐसी चीज़ें होती होगी, बट हम पुलिस में नहीं थे इसीलिए हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अब जब हम पुलिस में आ गए तो हम छोटी छोटी चीज़ें क्राइम के या फिर लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। जैसे कोई सिंपल सी बात है कि कहीं क्रिकेट का टूर्नामेंट ही हो रहा है, तो वहाँ पर 1000 लोग गैदर होते हैं, तो इसके बारे में हम पहले नहीं सोचते थे। बट अभी हम उसके बारे में सोचते हैं क्योंकि ये पोटेंशियल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे लिए हो सकती है कि वहाँ पर इतने सारे गैदरिंग बहुत बड़ी है, तो वहाँ पर स्टैम्पीड की सिचुएशन भी हो सकती है। तो जो किसी भी सिचुएशन को देखने का नज़रिया या फिर पर्सपेक्टिव बदल जाता है पुलिसिंग में आने से। तो महाराष्ट्र की पुलिस कैसी है और यहाँ की पुलिस कंपेयर करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। Talking about change, एक और बहुत बड़ा change आपकी लाइफ में हुआ because you originally were studying to become an engineer. आपका एक engineering background है and उसके बाद you came into the service, you joined the IPS. So at what point of time did you realize कि engineering नहीं बल्कि IPS या एक police service was your actual calling? देखिए, जब मैं महाराष्ट्र में था, मैंने 11-12 जब तक किया था, तब तक मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं सिविल सर्विस की तरफ जाऊँगा, पुलिस सर्विस में आऊँगा, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था। जस्ट ये था कि अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना है, आईआईटी करना है, इंजीनियर बनना है, इतना ही मैंने सोचा था। बट जब मैं आईआईटी बीएचयू वाराणसी में आया, तब मुझे एक्सपोज़र मिला यूपीएससी से रिलेटेड, आईएएस, आईपीएस से रिलेटेड। तब मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया और तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो डोमेन हमारा होता है, अगर हम इंजीनियरिंग सर्विस में जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग के थ्रू कोई जॉब लेते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो एक थोड़ा स्पेसिफिक डोमेन होता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। जैसे मेरा मेटलर्जी में ग्रेजुएशन हुआ था, तो वहाँ से भी मैं डीआरडीओ में जा सकता था, वहाँ पर भी डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। वहाँ पर रिसर्च करना, ये चीज़ें हो सकती थी। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि जो पुलिस सर्विस है या फिर सिविल सर्विस इन जनरल आप कंसिडर करते हैं, ये लोगों से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है। लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है, उनको हम डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं, लोगों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं और सोसाइटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये फील्ड चूज़ की थी। ये आईआईटी बीएचयू में जो मैं ग्रेजुएशन किया, वहाँ पर ही मुझे थोड़ा बहुत रियलाइज़ हो गया था कि नहीं, दिस कैन बी बेटर या फिर मोर इम्पैक्टफुल करियर ऑप्शन। रिसेंटली कानपुर मेड हेडलाइंस जब 600 किलोग्राम ऑफ कैनबीज, जिसको हम गांजा भी बोलते हैं, वो कानपुर पुलिस ने सीज किया। तकरीबन 10 करोड़ के आसपास की उसकी वर्थ थी। ऑल्सो उसको सीज करने में एक 15 किलोमीटर की चेज लगी थी। सो इफ यू कुड टेक अस थ्रू दैट, किस तरह से आपको लीड्स मिले, किस तरह से कब आपको पता चला कि ये कितनी हाई लेवल ड्रग स्मगलिंग या ड्रग डीलिंग चल रही है कानपुर जैसे शहर में, व्हाट हैपेंड, इफ यू कुड जस्ट टेक अस थ्रू इट। एक्चुअली हमने एक ऑपरेशन चलाया था कानपुर में, ऑपरेशन वाइट पाउडर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी लोग हैं जो गांजे के सप्लाई एंड डिमांड में इन्वॉल्व है, उनको टारगेट करना। ओके। तो इसी में हमने बहुत सारी कार्रवाई की थी। बिफोर दिस वन जो 600 किलो का सीजर हुआ,
उसके पहले भी हम अप्रोक्सीमेटली 70-80 लोगों को अरेस्ट कर चुके थे, जिनमें बहुत सारी एफआईआर भी रजिस्टर हो गई थी। तो डेटा हमारे पास अच्छा जनरेट हो गया था। इफ़ यू हैव डेटा, जैसे 70-80 लोगों का डेटा हमारे पास है, तो हम वो नंबर स्टडी करते हैं, वो नंबर किसके कांटेक्ट में है। जैसे कानपुर में अगर कैनबीज आ रही है, गांजा आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बाहर से आ रहा है, यहाँ पर तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा है। तो वो किससे कांटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, मूवमेंट क्या है उनका, वो नंबर्स हमने स्टडी किए। तो अगर कानपुर की बात करें, जो 600 केजी सीजर की बात करें, तो वहाँ हमको उड़ीसा के कुछ नंबर जनरेट हुए थे। तो उड़ीसा के नंबर्स हमने स्टडी किए, वो नंबर किस नंबर के कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर सपोज कोई एक नंबर हमको मिला, तो फिर हम वो नंबर की हिस्ट्री देखते हैं कि ये ट्रैवल कब होता है। जैसे आज इसका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कहाँ ये जा रहा है, कहाँ रुक रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये सब कुछ स्टडी करके हमने उसका मूवमेंट मैप कर लिया था। मूवमेंट जैसे यहाँ पर कानपुर का सचिंडी से आता था, फिर उसके बाद रावतपुर, रावतपुर के बाद कन्नौज, इस डायरेक्शन में वो आगे नॉर्थ इंडिया जाता था। अच्छा। तो यही हमने ट्रैप सेट किया था, जैसे कानपुर में एंटर हो रहा होगा, उसी पर हम बैरिकेटिंग करके उसको पकड़ने वाले थे। बट अनफॉर्चुनेटली पहले बैरिकेड से वो मिस हो गया, तो फिर हमने उसको सचेंडी से रावतपुर तक उसका पीछा किया। ये डिस्टेंस अप्रोक्स 15 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो टीम हमारी लगी थी रावतपुर में, उसको हमने अलर्ट कर दिया था, वहां पर डिप्लॉयमेंट अराउंड 20 to 30 लोगों का कर दिया था, और उन्होंने ट्रक रोक के उसको पकड़ लिया। एंड जैसे कि आपने बताया कि उड़ीसा से ये स्टार्ट हुआ था या उड़ीसा भी इसमें इन्वॉल्व है, उसमें डेफिनेटली इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन भी लगा होगा। सो इफ यू कुड टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट। एक्चुअली यही ब्यूटी होती है इंडियन पुलिस सर्विस या कोई भी जो सर्विस होती है ऑल इंडिया सर्विस की। जितने भी हमारे ऑफिसर्स वहाँ पोस्टेड होते हैं, हम उनसे कंटिन्यूअसली बात करते रहते हैं। कोई नंबर अगर हमको जनरेट हो गया, हम उनसे डिस्कस करेंगे कि वहाँ ये जो पर्सन है उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, किस चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, इनका मूवमेंट क्या है, इनकी डेली एक्टिविटीज़ क्या है। तो हम लोग बात करते रहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हम इतनी बड़ी सीजर कर पाते हैं और कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट कर पाते हैं। सर, 600 किलोग्राम ऑफ गांजा एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अभी हाल ही में आई थिंक उसके बाद 250 किलोग्राम्स ऑफ गांजा और पकड़ा गया था। सो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डिड यू रियलाइज कि ये एक छोटी मोटी ड्रग डीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा इंटरस्टेट क्राइम है जो चल रहा है? जब ये ऑपरेशन हमने व्हाइट पाउडर शुरू किया था, तो उसमें सबसे पहले ये हुआ था कि लोकल जो पेडलर्स थे वो हमने पकड़े। तब वहाँ पर रिकवरी हमारी बहुत कम होती थी, कभी 1 केजी पकड़ा, हम्म। कभी 2 केजी पकड़ा, कभी 3 केजी। 10 केजी सीजर हमारे लिए बहुत बड़ा होता था। 15 केजी मिल गया मतलब बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती थी। बट फिर हमने और इन लोगों को पकड़ना शुरू किया, तो ट्रेन से जो लोग आ रहे थे उनको एक दो बार पकड़ा। जैसे ट्रेन से लोग आ गए उड़ीसा से, तो उनकी जो बैग होती थी, बहुत अच्छे से ट्रैवल करते थे, 2 AC में ट्रैवल करते थे। आप अगर उनकी तरफ देखेंगे तो लगेगा नहीं कि ये 2 AC में जा सकते हैं, बट 2 AC में ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसे रैंडमली किसी को चेक भी नहीं कर सकते हैं। फिर बाद में थोड़ा सा जैसे वो जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम जा रहे हैं, तो स्मेल आना शुरू हो जाते हैं गांजे के। तो फिर उनको पकड़ा गया। तो फिर उनसे हमको पता चला कि नहीं, बाहर से भी आ रहा है और 20-30 केजी और ज़्यादा क्वांटिटीज़ हम्म। में आ रहा है। तो हमने जब ये लोकल लोगों को पकड़ा और इनको जब हमने अरेस्ट किया, तो लोकल चेन टूट गई। अच्छा। इसीलिए जो हायर लेवल की चेन है वो एक्टिव हो गई, मतलब जो लोकल लेवल पे काम करते थे अब ऊपर वाले लोगों को काम करना पड़ रहा है। तो इसी की वजह से आप देखेंगे ग्रेजुअली क्वांटिटी ऑफ सीजर्स बढ़ते गई है। 50 केजी, फिर 100 केजी, 600 केजी। जैसे लोअर लेवल डिसमेंटल हो रहा है, वैसे वैसे हम अपर लेवल की तरफ जा रहे हैं। So recovering 600 kilograms of cannabis is anyway a major success. But actually क्या ज्यादा चैलेंजिंग है, जो सीजर हुआ है वो करना, या जो बड़े लेवल पे और एक नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है उसको डिसमेंटल करना? लोअर लेवल पे थोड़ा इजी इसलिए होता है कि पर्सन नोन होता है, और टेक्नोलॉजिकली भी उतना साउंड नहीं होता, एडवांस नहीं होता है वो, तो उसका मोबाइल से पता चल जाएगा। और फिर रिकवरी भी बहुत इजी होती है क्योंकि उनके घर में मिल जाएगी। बट और कोऑर्डिनेशन का भी इशू नहीं होता है, कानपुर में ही पकड़ लिया, तो उतने लीगल इश्यूज भी नहीं है हमारे। बट अगर किसी थर्ड पर्सन, कोई जो हायर लेवल का पर्सन है, तो रिकवरी उनके पास से होगी नहीं होगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है।
हमको पता भी चल गया कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो सपोज़ उड़ीसा में रहता है। अब हम उसके घर पे अगर रेड करते हैं और रेड करके अगर वहाँ पर हमको रिकवरी नहीं होती है, तो हम डायरेक्टली उसको एक्यूज़ नहीं बना सकते हैं। एंड उसमें भी एक्यूज़ तो ऐसे बना सकते हैं कि टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन हमको कुछ ना कुछ मिले या कुछ दोनों का बीच का कनेक्शन रहे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। तो जनरली ये हो नहीं पाता है, क्योंकि मोस्टली सभी व्हाट्सएप कॉल करते हैं, रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं। तो इसकी वजह से डायरेक्टली उनको लिंक करना टू दैट पर्टिकुलर क्राइम ईज़ी नहीं होता। बट उसके ऊपर भी हमने काम करना शुरू कर दिया है और जल्दी इसमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएँगे। So you also led an investigation into a massive fake job racket जिसमें एक पिरामिड स्कीम चल रही थी जिसमें allegedly 60,000 लोगों को चीट किया गया था ऑफ देयर मनी और कुछ नहीं तो आई थिंक अराउंड 150 करोड़ रुपए उसमें फ्रॉड 150 करोड़ रुपए का उसमें फ्रॉड हुआ था। सो इस बारे में इस जॉब रैकेट के बारे में या इस पिरामिड स्कीम के बारे में कब सबसे पहले आपके नोटिस में आया और कब आपको रियलाइज हुआ कि ये एक ऑर्डिनरी से फ्रॉड केस से कई ज्यादा बढ़कर है। ऑल्सो इफ यू कुड टेल अस कि किस तरह से यू वर्कड ऑन इट एंड आपने कैसे उन अक्यूज को नैप किया। देखिए, पिरामिड स्कीम जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है मोस्ट ऑफ द पार्ट में इंडिया के, जहाँ पर अवेयरनेस बहुत कम है। और ये पर्टिकुलर रेट की अगर बात करते हैं तो फिर हमको एक ऐसे ही आदमी आया था उनके बीच का, जिसने 20,000 इन्वेस्ट कर दिए थे और उसको रिफंड चाहिए था। उसको उस स्कीम का पार्ट नहीं रहना था। तो वो हमारे पास कंप्लेन लेके आया, तब हमको पता चला कि एक ऐसी स्कीम यहाँ पर भी ऑपरेट कर रही है, अच्छा। कानपुर में, विनमेकर नाम से। तो फिर हमने उसकी कंप्लेन सुनी, हमने उसको थोड़ा स्टडी किया और हम डायरेक्टली रेड नहीं करते हैं, हम फिर रेकी करते हैं। 2-3 हमारे जो पुलिस के लोग हैं, क्राइम ब्रांच के लोग, वो सिविल में जाएँगे, उनके बीच में बैठेंगे, उनका पार्ट बनने का ट्राई करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ मैप करेंगे। तो उससे हमको पता चला था कि ये मॉर्निंग 6 बजे से लेके 8 बजे तक एक क्लास चलाते हैं, जहाँ पर 250 से 300 बच्चे आते हैं और इनको ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उनको सिखाते हैं कि बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करना है ये स्कीम का पार्ट बनने के लिए। तो ये हमने सारा नेटवर्क स्टडी किया। फिर जब हमने रेड की वहाँ पर, तो सारे लोग हमको वहाँ पर मिले, 250 से 300 लोग मिले। हम्म। वो इतना ब्रेन वॉश हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो स्कीम चल रही है, ये एक्चुअली उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। ये विक्टिम बन चुके हैं उसके। क्योंकि पिरामिड स्कीम में ऐसा होता है, बेसिकली पिरामिड स्कीम एक काइंड ऑफ मार्केट नेटवर्किंग की बेसिस पे काम करते हैं। उसमें लीगल कंपनीज वो होती हैं जो जिनके प्रोडक्ट्स जेन्युइन होते हैं, जो रेवेन्यूज डिराइव करती है प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट जो मिलता है उससे। बट जो इलीगल मार्केट नेटवर्किंग की स्कीम होती है, जैसे ये थी, ये रेवेन्यूज डिराइव करते हैं जो नए लोग इनके स्कीम में जुड़ जाते हैं उनसे। अब जब नए लोगों को आने का फ्लो बंद हो जाएगा, तब वो कंपनी का रेवेन्यू मॉडल कोलैप्स हो जाएगा, तब ये फ्रॉड ओपन होगा। जैसे आपने पहले देखा होगा, शारदा स्कैम हुआ था बंगाल में, झारखंड, आसाम में, यहाँ पर। तो काइंड ऑफ वैसे ही ये पिरामिड स्कीम का स्कैम है। और इसका जो स्कैम या फिर फ्रॉड मोर देन 100 करोड़ तक का अभी तक एस्टिमेट किया गया है। सब बात यह है ना कि इवन दो आजकल हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास एज यूथ हमारे पास बहुत नॉलेज है, बहुत अवेयरनेस है आजकल के यूथ को, बट उसके बाद भी ऐसे स्कैम्स या ऐसे पिरामिड स्कीम्स में फिर भी यूथ जॉब के ग्रीड में कह सकते हैं, जॉब की चाह में कह सकते हैं, वो फंस जाते हैं। तो ऐसे यूथ के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए तो बस यही कहना चाहेंगे, जैसे ये स्कीम है, या फिर हम बहुत सारे साइबर फ्रॉड के केसेस भी देखते हैं, या फिर ये गांजे वाला भी एग्जांपल ले लीजिए, जो भी पेडलर्स इसमें रहते हैं मोस्टली यूथ ही है। हम्म। तो ज्यादातर लोगों की ये मेंटेलिटी अभी हो गई है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करे किया जाए। तो ये शॉर्टकट लेने की हमारी जो मेंटेलिटी है, हार्ड वर्क को नहीं करना है और जल्द से जल्द सक्सेसफुल बन जाना है, जल्द से जल्द अर्न करना चालू करना है, वो भी बहुत ज्यादा लेवल पे अर्न करना शुरू करना है। तो ये ग्रीड, लालच और शॉर्टकट लेने की टेंडेंसी, इसमें हमने नहीं जाना चाहिए। हम्म। क्योंकि सक्सेस का हार्डली कोई शॉर्टकट होता है, आपको हमेशा एफर्ट करनी ही पड़ेंगे।
So one of your most talked about operations was the surgical strike that you did on cyber criminals, जहाँ nearly 20 accused people को आपने पकड़ा था after weeks of tracking and planning. So please tell us about the operation from your first clue to the final arrest. किस तरह से it all happened? If you could please take us through that. ये एक साइवज्र अभियान चलाया गया था यूपी में, डीजी यूपी पुलिस से। तो डीजी सर ने हमको बताया था जो भी साइबर में एक्टिव क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी है। तो एक प्रतिबिंब पोर्टल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पर जितने भी मोबाइल नंबर्स जो फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हम वो प्रतिबिंब पोर्टल स्टडी करते हैं। स्टडी करके कानपुर में हमने एक्टिव एक जोन आइडेंटिफाई किया था। वहाँ पर जितने भी नंबर्स मिले उन नंबर्स की हमने स्टडी की, ये नंबर्स किसके हैं, कौन चलाता है, किसने इशू किए हैं और ये कहाँ पर रहते हैं। फिर रेकी करके उनका घर हमने पता कर लिया। एंड वो जो जोन, जो सबसे एक्टिव जोन था प्रतिबिंब पोर्टल पे, जिसको रेड जोन कहते हैं हम, तो हमने वो आइडेंटिफाई तो कर लिया था, बट वो ओपन फील्ड था। अगर पुलिस की वहां पर गाड़ी जाएगी, दूर से अगर देख लेंगे तो फिर वहां के जो भी कॉल कर रहे हैं, जैसे जामताड़ा में हमने देखा था किसी खेत में बैठ के लोग कॉल करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो वो लोग भाग जाते हैं अगर पुलिस की गाड़ी दिख जाती है उनको। तो मोबाइल की रिकवरी भी नहीं होगी, किसी को पकड़ भी लेंगे तो हम उसको डायरेक्टली चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने ड्रोन्स भी यूज किए थे। ड्रोन यूज करके हमने उनका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट किया, उनका टाइमिंग फाइंड आउट किया, किस टाइम पे ये मोस्ट एक्टिव रहते हैं, कब आते हैं, कब चले जाते हैं। ये हमने 7-8 दिन स्टडी किया। फिर उसके बाद सिविल में हमने अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 लोगों की एक टीम लगाई थी और उनको चारों तरफ से हमने एनसर्कल कर लिया था, फिर उनको पकड़ा था। इसीलिए ये रेड सक्सेसफुल हो पाई थी। सर हर ऑफिसर की लाइफ में एक ऐसा केस जरूर आता है जिसका उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सो ऐसा कोई केस आपकी लाइफ में है? एक्चुअली पुलिसिंग में हम देखते हैं कि मोस्टली क्राइम से रिलेटेड गुड वर्क्स हमारे होते हैं, कि कोई क्राइम हो गया, हमने वर्कआउट कर लिया, जो भी उस क्राइम में इन्वॉल्व क्रिमिनल था, एक्यूज था, उसको हमने सजा दिला दी, तो ये हमारा गुड वर्क होता है। बट इससे भी ज़्यादा प्लेजर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें देती है हमको जो हम उन लोगों के चेहरे पे हंसी देख पाते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में जब मैं चकेरी में पोस्टेड था, तो एक बहुत ही ओल्ड एज व्यक्ति थे, वो आए थे। वो अंकल की एज अराउंड 80 से 90 के बीच में होगी, बेयरली उनसे चला जाता था, अच्छे से बोल भी नहीं पाते थे। फिर मेरा और उनका इंटरेक्शन हुआ तो मुझे ये पता चला, उन्होंने कंप्लेन दी थी कि जो मैंने थ्रू आउट द सर्विस अच्छा। करके सेविंग की थी मेरे जॉब के बाद, ओह। अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज उन्होंने सेव किए थे, या फिर जो सर पेंशन मिलती है या फिर जो चीज़ें मिलती है रिटायरमेंट के बाद, 1 करोड़ रुपीज उन्होंने सेव किए थे। और उनके फैमिली में कोई था नहीं, उनके बेटी बेटे कोई नहीं थे, उनके एक भतीजा था। तो उन्होंने उसको पैसे दे दिए 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए, कि चलो रिटर्न्स आएंगे और उनकी जो बाकी लाइफ है वो थोड़ी सिक्योर हो जाएगी। बट कुछ दिनों बाद उसने डिनाई करना शुरू कर दिया कि मुझे पैसे मिले ही नहीं थे, और उनको घर से भी निकालने लगे वो। तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चली, तो फिर हमने इसमें इन्वेस्टिगेट किया और हमको पता चला कि पैसे सच में ट्रांसफ़र हुए थे, ऑनलाइन पैसे इन्होंने ट्रांसफ़र किए थे और वो अभी चीट कर रहा है, उनको पैसे वापस नहीं दे रहा है। तो हमने केस रजिस्टर करके इसमें कार्रवाई करने की शुरुआत की, तब जाके उनको उनके पैसे वापस मिल गए। और ये जब प्रोसेस, जब केस रजिस्टर किया था तब मैं वहाँ पर था, बट उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था दूसरी जगह पर। तो वो जो व्यक्ति थे जिनको, जो अच्छे से चल भी नहीं सकते थे, फिर भी वो मेरे नए ऑफिस आए जस्ट मुझे थैंक यू बोलने के लिए कि सर आप मुझे मिल गए, इसकी वजह से मेरे जो पैसे थे जो मैं गवा चुका था वो मुझे वापस मिल गए, आप नहीं होते तो मुझे मिल नहीं पाता। तो ये ऐसी कुछ जो चीजें होती है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। दैट्स रियली नाइस। इतनी हेक्टिक और इतनी टफ जॉब में जब ऐसे छोटे छोटे ह्यूमेन मोमेंट्स आते होंगे तो आई एम प्रीटी श्योर काफी अच्छा लगता होगा। सो दैट वाज अ रियली स्वीट स्टोरी। सो मूविंग ऑन, कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि व्हेन एन अक्यूज्ड या इन अक्यूज्ड की या किसी अक्यूज्ड की फैमिली मेंबर ने कंप्लीटली आपका पुलिसिंग को लेके पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया हो और आपको आपका वर्डिक्ट चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया हो? ऐसा अगर सोचते हैं तो एक जब मैं गाजियाबाद में डीपीटी कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है परमानेंट पोस्टिंग के पहले की एक
जो ट्रेनिंग काइंड ऑफ होती 6 महीने की। तो वहां पर मैं पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। वहां पर एक केस आया था जिसमें एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई थी, जिसमें 3 लोग थे, 3 लोगों ने डिमांड की थी, ऐसे प्राइमरी एक्यूज ने हमें बताया था। तो उसमें ये हुआ था कि जो एक्यूज थे उसके, जो हमको नॉलेज में आए थे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो वो पहले भी एक्सटॉर्शन में अच्छा। संलिप्त पाए गए थे, उसमें उनको जेल भी हो गई थी, जेल से बाहर भी आ गए थे। ओह। तो 2 लोग जो थे, उन्होंने अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी शुरू कर दी थी, क्राइम छोड़ दिया था, एक ड्राइवर की जॉब करता था, खुद की गाड़ी भी ले ली थी, और वो गाड़ी से पैसेंजर वाला जॉब जो करता है वो करता था। एक ने अपनी वो जो ठेले वाली ये होती है क्या, छोले भटूरे की शॉप, वैसी शॉप लगा ली थी उसने, स्ट्रीट फूड की शॉप लगा ली थी। बट जब ने पहले एक्यूज को पकड़ा तो ऐसा होता ही है कि वो 2-3 लोगों का नाम बताता है कि नहीं मेरे साथ ये भी था, मेरे साथ ये भी था। तो फिर वो 2 लोग भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने, ठीक, को एक्यूज बने। बट हमने जब उसको स्टडी किया बैकग्राउंड, हमने देखा कि ये जेल से आने के बाद इन्होंने कुछ भी क्राइम नहीं किया है, और इन्होंने क्राइम का रास्ता छोड़ के एक अच्छा क्लीन पाथ शुरू किया है। तो फिर हमने उनको एक्यूज नहीं बनाया था उसमें। दैट्स एक्चुअली रियली स्वीट जब आपको खुद रियलाइज हो कि एक अक्यूज्ड है जो कि अब कड़ी मेहनत कर रहा है अपने परिवार को पालने के लिए, अपने आप को पालने के लिए, एक ऑनेस्ट लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। सो कभी कभी ऐसे डिसीजंस आई थिंक एक्सेप्शन में लेते हैं। एनीवे हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो भी यही कहता है कि सजा से ज्यादा सुधार देने में वो भी बिलीव करते हैं। सो आई थिंक दैट्स रियली स्वीट। And moving on, police job in itself is so hectic, it's so stressful. पूरे time you are on your toes, कभी on site, कभी in office. हर वक्त आपके mind, आपका heart, आपके हाथ पैर, they're all working all the time. So as a police officer, how do you unwind after a stressful day? आप अपना stress relief कैसे करते हैं? देखिए, मैं पहले से स्पोर्ट्स खेलना वगैरह बहुत पसंद करता हूँ, तो फिर मैं इंश्योर कर लेता हूँ कि मॉर्निंग में या इवनिंग में मैं आइदर जिम कर लूँ या रनिंग कर लूँ। तो जब फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं तो वो बहुत आपको हेल्प करती है मेंटल स्ट्रेस कम करने में, आपको हमेशा फिट रखती हैं ताकि आप जो भी जॉब के चैलेंजेस हैं वो अच्छे से फेस कर पाओ, मेंटली आप रिलैक्स रह पाओ। और इसी में हमने एक कल्चर भी शुरू किया है। जैसे जब मैं बेल्लोर में पोस्टेड था एज ए एसीपी, तो वहाँ पर 5 पुलिस स्टेशन थे। मैंने वहाँ पर बिल्लोर प्रीमियर लीग शुरू की थी। 5 पुलिस स्टेशन की अलग अलग टीम थी और वो क्रिकेट खेलते थे मॉर्निंग में। मॉर्निंग का जो अवर्स होता है 6 से 8, इसमें उतनी पुलिसिंग के रिलेटेड उतनी बिजी नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर हम क्रिकेट खेल लेते थे। तो वो मॉर्निंग का क्रिकेट हमको दिन भर मेंटली रिलैक्स रखता था, और इससे एक और चीज़ ये हुई थी, मेरे फोर्स की फिटनेस भी बहुत इंप्रूव होती थी। हम्म। तो ये कल्चर हमने वहाँ शुरू किया था, और 5 थानों का कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा बन गया था। और फिर हमने एक क्रिकेट टीम भी बनाई थी, वो जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं जो अलग अलग विलेजेस में होते हैं वहां जाके खेलते थे। तो उनके साथ भी हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होने लग गई थी। जो एक हम बोलते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग, वो एक्चुअल में मैंने वहां पर रियलाइज की कि हाँ, दिस कैन बी द मीडियम फॉर कम्युनिटी पुलिसिंग। तो लोगों से हम बहुत अच्छे से जुड़ते थे, पुलिस वाले भी एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ते थे, तो एक टीम वाली फीलिंग जनरेट होती थी, फिटनेस भी बहुत अच्छा रहता था सबका, और स्ट्रेस भी इससे कम होता था। Okay, that's really nice. And my last question to you would be if you could speak directly to every teenager and every college student in India for 1 minute, आप उनको क्या बताना चाहेंगे, whether it's related to drugs, pyramid schemes, cyber crimes? If you had 1 minute to talk to every teenager in the country right now, what would you say to them? देखिए, हमने अभी तक 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो ड्रग्स, सेकंड साइबर क्राइम, एंड तीसरा जो है पिरामिड स्कीम। तीनों में अगर हम देखते हैं तो ये है कि ये तीनों शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल, बहुत ज़्यादा पैसे, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। बट ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें आपको डैमेज ही करेगी, आपको ही नहीं डैमेज करेगी, आपके फैमिली को और सोसाइटी को भी डैमेज करेगी। और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, किसी भी पर्सन को उठा लीजिए, जो भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है, वो आज नहीं तो कल पुलिस के या फिर कानून का शिकार हो ही जाता है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शॉर्टकट ना ले, इन सारी चीज़ों से दूर रहें, आपकी आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को इन चीज़ों से दूर रखें। Thank you so much for this conversation, sir. I had a lovely time speaking with you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
Thank you for watching this conversation with IPS Sumit Ramteke. We hope it gave you a deeper understanding of the courage and the responsibilities that come with policing. For more such stories and more such interviews of India's civil servants, please like, share, and subscribe to Indian Masterminds. This is Bhakti Kothari signing off. I'll see you in the next video.